हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और देखिए हम हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज जो वीडियो है वो पॉलिटी के क्वेश्चनों की है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और उसका आंसर आपने कमेंट में करना है। बाकी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, डीपली डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पंचायती राज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है तो सही है? किसके विषय में? पंचायती राज के विषय में। तो देखिए यहाँ पर जो है तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और जैसे क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट ने एक 2 टायर पद्धति की संस्तुति की। ये देखिए ये पंचायती राज के विषय में सही कथन है। नेक्स्ट है, सही कथन है या नहीं है आपको ये बताना है। जैसे अगला पॉइंट है हमारे पास, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत पंचायती राज एक आवश्यक खंड है। तीसरा है, 73वें संविधानिक संशोधन का उद्देश्य है कि संपन्नता हेतु लोगों को शक्ति संपन्न बनाना। फिर लास्ट है यहाँ पर पॉइंट, पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य कठिनाई है कि महिलाओं और निर्बल वर्ग की अपर्याप्त भागीदारी। देखिए इसका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। 73वें संवैधानिक संशोधन का उद्देश्य है संपन्नता हेतु लोगों को शक्ति संपन्न बनाना। ये है यहाँ पर राइट आंसर। बात करें अगर 73वें संवैधानिक संशोधन की, तो इसका उद्देश्य है संपन्नता हेतु लोगों को शक्ति प्रदान करना। देखिए 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है तो 1992 के माध्यम से स्थापित किए गए हैं और यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था भी प्रदान करता है और इस व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद भी शामिल है। और इसी अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 11 जो है 11 में पंचायतें जोड़ी गई हैं और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक ये अनुच्छेद जो है तो फैला हुआ है। देखिए पंचायत की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो 243 से लेकर के 243 ओ यानी कि जैसे 243 आ गया, इसमें जो है तो पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पर व्याख्या की गई है। फिर 243 ए, 243 बी, इस तरह से ओ तक जो है तो यहाँ पर ये अनुच्छेद जो है तो बताया गया है। देखिए अनुच्छेद 40 भी है, अनुच्छेद 40। तो इस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये हिस्सा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना करने के लिए इसको निर्देशित करता है। ये जो था तो पंचायती राज के विषय में थोड़ी सी जानकारी थी। आपको मेन जो पॉइंट है वो क्या याद रखना है, एक तो इसका यहाँ पर बताया गया था कि इसके उद्देश्य क्या हैं। तो उद्देश्य था इसका संपन्नता हेतु लोगों को शक्ति प्रदान करना और त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है इसमें। 73वें संवैधानिक संशोधन में त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, जिसमें कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इसमें शामिल है। और ये जो अनुच्छेद है वो 243 से 243 ओ तक ये फैला हुआ है। बस इतनी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव सुधार विषयक विधि आयोग की संस्तुतियों के अनुसार लोकसभा की बढ़ी हुई सीटें किस प्रकार भरी जा सकती हैं? देखिए लोकसभा की भरी हुई सीटें किस प्रकार से भरी जा सकती हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, आनुपातिक प्रणाली और सूची पद्धति के द्वारा। देखिए ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है और सूची पद्धति है, ये एक चुनावी प्रणाली है जो ये सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक राजनीतिक जो दल है या गठबंधन उसको उसकी ताकत के अनुपात में संसद में सीटें प्राप्त हो। जो जिसका जितनी पावर है उसी के अनुसार उसको सीट भी मिलनी चाहिए। ये प्रणाली जो है तो उन देशों में विशेष रूप से आती है, विशेष रूप से उपयोग में लाई जाती है जहाँ कई राजनीतिक दल या अल्पसंख्यक समूह होते हैं। देखिए जो सूची पद्धति है ये भी आनुपातिक प्रणाली का ही एक हिस्सा है और इसमें जो है तो मतदाता किसी राजनीतिक दल की सूची को वोट देते हैं, फिर पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में विधानसभा सीटें उसको आवंटित की जाती हैं। ये थी थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए
और भारत की योजना प्रक्रिया से कौन कौन जुड़े हुए हैं? भारत की योजना प्रक्रिया से तो प्लानिंग जो प्रोसेस है उससे कौन कौन जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन जो देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय संसद या फिर वित्त आयोग। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। तो देखिए नीति आयोग भी है, राष्ट्रीय विकास परिषद भी है और भारतीय संसद भी है। देखिए बात करें अगर नीति आयोग की, तो इसका गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष इसके जो थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे और उपाध्यक्ष जो हैं तो सुमन बेरी थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की यहाँ पर बात की जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी, 1952 को। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय विकास परिषद के? तो न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। बात करें अगर यहाँ पर भारतीय संसद की, तो भारतीय संसद के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका जो उल्लेख है वो 79 आर्टिकल में किया गया है। ये अनुच्छेद जो है तो संसद के गठन के बारे में बताता है, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल हैं। अब वो 2 सदन कौन कौन से हैं? तो 2 सदन हैं, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। जो एक तो आगे, ये तो आगे 79 भारतीय संसद की इसमें व्याख्या है। इसके बाद आता है 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना के बारे में इसमें बताया गया है, राज्यसभा के बारे में। फिर 80 के बाद आता है 81। तो 81 किससे संबंधित है? तो लोकसभा से। इसमें लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो है तो 85 आता है, 85 आता है। 85 में क्या है? राष्ट्रपति को संसद के जो प्रत्येक सदन का सत्र बुलाने का अधिकार है। संसद के प्रत्येक सदन का सत्र बुलाने का अधिकार है 85 में राष्ट्रपति को। नेक्स्ट आता है 87। तो 87 में क्या है? ये राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने और सत्र शुरू करने के कारणों की जानकारी देने का भी इसमें प्रावधान है। और देखिए एक और आर्टिकल है इसमें 180, 108वां जो आर्टिकल है ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। और 368 इसमें क्या है? ये संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में 3 नए राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का सृजन किया गया था? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 84वां संविधान संशोधन 2000। तो देखिए इसमें राज्यों का जो गठन है वो किस तरह से किया गया था। जो छत्तीसगढ़ है, देखिए छत्तीसगढ़ की बात की गई है तो ये मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। किससे ये अलग हुआ था? तो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से ये अलग हुआ था और 1 नवंबर 2000 को। और यहाँ पर है उत्तरांचल, जिसको हम उत्तराखंड भी कहते हैं। तो उत्तराखंड का जो विभाजन है वो उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को। एक तो आ गया 1 नवंबर, फिर अगला आया 9 नवंबर। फिर झारखंड जो है तो झारखंड 15 नवंबर को अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था बिहार से। किससे? बिहार से। झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। देखिए जो छत्तीसगढ़ है, जो छत्तीसगढ़ है वो किससे अलग हुआ है? वो हुआ है मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद आता है यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तराखंड इसमें आता है। तो ये कब किससे आज़ाद हुआ था? तो ये यूपी, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर को, 9 नवंबर को। उसके बाद आया यहाँ पर झारखंड, झारखंड आया तो ये बिहार से अलग हुआ था और 15 नवंबर को। देखिए आसान है, बहुत आसान है। 2000 तो सभी में आएगा, लेकिन पहले आया 1 नवंबर, फिर 9, फिर 15 नवंबर।
नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथने और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखिए, पहले कथन ए है हमारे पास, भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पहले अध्यक्ष हैं। दूसरा है यहाँ पर, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो यहाँ पर जो है तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। कैसे है असत्य? तो देखिए, जो नीति आयोग है, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यहाँ पर लिखा है नहीं है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। और ये एक गैर संवैधानिक निकाय है क्योंकि संसद का कोई भी अधिनियम इसे स्थापित नहीं करता है। देखिए, नीति आयोग का जो संसद का जो कोई भी अधिनियम है वो इसको स्थापित नहीं करता है, इसलिए ये एक गैर संवैधानिक निकाय है नीति आयोग। नेक्स्ट है यहाँ पर, वर्ष 2000 में नए राज्यों के अपने उच्च न्यायालय बन जाने के पश्चात भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या अब क्या हो गई है। तो देखिए, उच्च न्यायालयों की संख्या अब क्या हो गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 21 है यहाँ पर उच्च न्यायालयों की संख्या। देखिए, वर्ष 2000 में नए राज्यों के अपने उच्च न्यायालय बन जाने के पश्चात भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या हो गई 21। अगर उच्च न्यायालय की व्याख्या की जाए, उच्च न्यायालय, एक तो आया उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय की जो व्याख्या है वो कौन से आर्टिकल में है? तो ये है 217 आर्टिकल में। 217 आर्टिकल में अगर उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो इसकी व्याख्या कौन से आर्टिकल में है? तो 124 124वें आर्टिकल में इसकी व्याख्या की गई है उच्चतम न्यायालय की। ये उच्चतम न्यायालय है और ये है उच्च न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय की व्याख्या की गई 124वें उसमें आर्टिकल में, और उच्च न्यायालय की व्याख्या की गई 217 आर्टिकल में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लागू होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 356। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार जो है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो 356 के अनुसार लागू किया जाता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 में, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार जो है तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसमें क्या है, आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और जो पूरे भारत में लागू होता है। जब कोई राज्य जो है तो अनुच्छेद 365 का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत जो है तो आपातकाल की स्थिति भी घोषित कर सकता है। एक और आर्टिकल है 360। इसमें क्या है, 360 में भारतीय संविधान के अनुसार जो है तो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। इसमें क्या आएगा, वित्तीय आपातकाल। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगली PDF इसमें है ही नहीं। तो अगली वीडियो में हम अगले नए क्वेश्चन लेके आएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।